Hello everyone, 8th class, a very warm welcome to our channel. Now we are going to start with the next lecture of our second chapter. इसमें हमने रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लिया, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर कर लिया. अब हम एक्चुअल पॉलिनेशन हो गया है. अब पॉलिनेशन के बाद जो प्रोसेस है जिसके थ्रू सीड बनेगा, मतलब एक्चुअल जो रिप्रोडक्शन होगा वो वाली प्रोसेस अब हम इस लास्ट लेक्चर में करने वाले हैं. आफ्टर दैट विल बी फिनिशिंग विद दिस द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर एंड विल मूव ऑन टू द एक्सरसाइज. तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या है. मोटा मोटा देखा जाए तो आपको पता है कि मेल और फीमेल जब फ्यूज़ करते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स या मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स के न्यूक्लियाई जो फ्यूज़ करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. तो आपकी बुक में जो डेफिनेशन दे रखी है, द फ्यूजन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सेल with the female reproductive cell to produce a zygote is called fertilization. हम यहाँ पे थोड़ा सा और इम्प्रूव कर दें तो हम ये कह सकते हैं कि it is the union of the male gamete and the male gamete nuclei. या ऐसे कह सकते हैं आप कि it is the union of male and female nuclei ऑफ बोथ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स, है ना. जो उनके गैमेट्स हैं, उनके न्यूक्लियाई का जो फ्यूजन है, दैट इज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. अभी कैसे होता है ये पूरा आपको इस डायग्राम में दिखाया हुआ है. ये देखिए, हम इस वाले डायग्राम को रेफर कर रहे हैं. अब क्या हुआ कि पॉलिनेशन हो गया, मतलब कि पॉलिन ग्रेन्स जो हैं वो स्टिग्मा के ऊपर आके गिर गई. ये स्टिग्मा है, ये स्ट्रक्चर जो ऐसे फ्लैटन रिसेप्टिकल टाइप होता है ना, इसके ऊपर यहाँ पे पॉलिन ग्रेन्स आके गिरते हैं, फिर वो जर्मिनेट होते हैं जब उन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दो पॉलिन ग्रेन्स जो हैं, दो ही पॉलिन ग्रेन्स को दिखाया है, ये यहाँ पे आके स्टिग्मा के ऊपर गिर गए हैं एंड दे हैव स्टार्टेड जर्मिनेटिंग. एक पॉलिन ग्रेन की पॉलिन ट्यूब यहाँ तक पहुँची है, दूसरे की जो है अंदर जाके पूरी ओवरी के अंदर घुसी है और ओव्यूल को उसने ओव्यूल के अंदर एंटर करके न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हुए हैं दोनों मेल और फीमेल न्यूक्लिया, और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को इसने कंप्लीट किया है इस वाले पॉलन ग्रेन ने. तो एक्चुअली होता क्या है, मैं पहले एक रफ प्रोसेस बता देती हूँ, फिर हम आगे डिटेल में चलेंगे. कि पॉलन ग्रेन जब गिरता है स्टिग्मा के ऊपर, तो स्टिग्मा भी कुछ, उसमें कुछ शुगरी सब्सटेंस होते हैं, फिर स्टिग्मा भी कुछ एंजाइम सीक्रेट करता है जो कि पॉलन ग्रेन की जो हार्ड कवरिंग है, एक्साइन जिसे हम बोलते हैं, उसको डिजोल्व करने में हेल्प करता है. देखो, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर ये होता है, जो पर्पल वाली कवरिंग है इसको हम बोलते हैं एक्साइन. ये बहुत हार्ड होती है, नॉर्मली आसानी से जर्मिनेट नहीं होती, इवन एसिड्स का भी असर नहीं होता इस पर. और ये जो अंदर पिंक वाली जो स्ट्रक्चर है, जो पिंक वाली लाइन है, दिस इज द इंटाइन, ये अंदर वाली कवरिंग है. अब एक्साइन के जो स्ट्रक्चर होता है ना, एक्साइन में छोटे छोटे से, देखो आपको स्पेसेस दिख रहे हैं यहाँ पे, एक स्पेस, दो स्पेस, तीन, ऐसे बहुत सारे ना छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिनकी थ्रू एंटाइन निकलती है जब पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करते हैं. तो क्योंकि मैंने आपको बोला ना, एक्साइन को ब्रेक करना बड़ा मुश्किल होता है, तो ये जो पोर्स हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ से कि एंटाइन निकलेगी, इनको हम बोलते हैं जर्म पोर्स. यहाँ से एंटाइन निकलती है जब पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होता है. तो अभी जो दो न्यूक्लिया हैं, इसके अंदर दो न्यूक्लियाई होते हैं. एक होता है मेन न्यूक्लिया, जिसको हम जेनरेटिव न्यूक्लियस बोलते हैं. ये सारे स्ट्रक्चर्स, आप प्रोसेसेस आप डिटेल में 9th क्लास में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, ये जनरेटिव न्यूक्लियस है. एक्चुअली दिस इज द मेल न्यूक्लियाई जो कि जाके फ्यूज करेगा फीमेल न्यूक्लियाई के साथ. और ये जो है, ये ऑरेंज वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं ट्यूब न्यूक्लियस. ये क्या करता है, ये बेसिकली पॉलन ट्यूब को ना ग्रो करने में हेल्प करता है, उसकी गाइडिंग लाइट है, आगे आगे चलता है. देखो यहाँ पे जब पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होगी तो ट्यूब न्यूक्लियस ना आगे आगे मूव करता है, मतलब कि ये रास्ता दिखाता हुआ चलता है कि यहाँ यहाँ आपको जाना है. पॉलन ट्यूब को कहाँ पे जाना है, क्योंकि पॉलन ट्यूब कहाँ से जाएगी, स्टाइल के बाद स्टिग्मा के थ्रू एंटर करेगी. अब स्टिग्मा कोई खाली ट्यूब तो है नहीं, इट इज़ सेल है, मास है वो सेल्स का. तो वहाँ से पेनिट्रेट करने के लिए इसको रास्ता दिखाना पड़ता है. तो ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है, ये क्या काम करता है, ये गाइडिंग लाइट की तरह काम करता है. ये पॉलन ट्यूब को रास्ता बनाता हुआ चलता है, ताकि पॉलन ट्यूब जो है सीधे स्टाइल के थ्रू मूव करके और ओवरी के अंदर पेनिट्रेट कर जाए. ठीक है, तो ये एक्साइन इंटाइन, ये पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है. पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होता है तो उसमें से ये क्या निकलती है, पॉलन ट्यूब निकलती है. पॉलन ट्यूब के टिप पे देखो कौन सा न्यूक्लियस है, ट्यूब न्यूक्लियस है, और जो पीछे रहता है दैट इज द जेनरेटिव न्यूक्लियस. ठीक है, अब हम देखते हैं कि आपकी बुक में क्या दे रखा है.
देखो ये पूरा वही दे रखा है कि ये देखो पॉलन ट्यूब जो है ये पिंक वाली, जिसमें कि मैं ये डॉटेड लाइन बना रही हूँ, ये इधर से आई है और ओवरी के अंदर इसने नीचे से एंटर किया है। ऊपर से भी एंटर करते हैं कई जगह पे, कई अलग अलग तरीके के फर्टिलाइजेशन होते हैं यहाँ पे, लेकिन जो नॉर्मली जो मोस्ट कॉमन है वो है कि ओव्यूल ओव्यूल में ओवरी में नीचे से एंटर करती है पॉलन ट्यूब। जिस पॉइंट पे या जिस होल से पॉलन ट्यूब ओवरी के अंदर एंटर करती है या ओव्यूल के अंदर एंटर कर, ओवरी तो नहीं कहेंगे हम, ओव्यूल कहेंगे, ठीक है, ओव्यूल के अंदर अब एंटर कर रही है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल इज द पॉइंट थ्रू विच PYLE, माइक्रोपाइल इज द पॉइंट थ्रू विच द पॉलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा कहाँ से एंटर करती है, माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करती है। माइक्रोपाइल एक बहुत छोटा सा होल होता है। तो ये प्रोसेस है। उसके बाद क्या होता है कि ये कैसे फ्यूज़ होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो एम्ब्रियो सैक है, जब पॉलन ट्यूब एंटर कर रही है तो ओव्यूल ओव्यूल जो है ना, ओव्यूल के अंदर कितने क्या क्या कैसे होता है, ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ये जो है ये स्ट्रक्चर माइक्रोपाइल होगा जहाँ से कि पॉलन ट्यूब एंटर करती है। ओके, अब ये इसकी डबल वॉल्ड है और डबल वॉल से हम इसको बारे में बात नहीं करें। अब ये क्या है, ओव्यूल के अंदर आप देखिए क्या है, वन डिफरेंट कलर लूँ, कौन सा कलर लूँ मैं, रेड लूँ, ओके, 1 2 3, ये 3 सेल हो गए, ये 4th सेल हो गया जो कि सेंटर में है, 5 6 7। इसका मतलब ओव्यूल के अंदर क्या है, 7 सेल्स हैं इस समय, जबकि पॉलन ट्यूब इसके अंदर एंटर करती है तो ये 7 सेल्ड स्टेज में है। और न्यूक्लियाई कितने हैं, ये जो हर सेल के अंदर डॉट्स दिख रहे हैं ये न्यूक्लियाई हो गए। इसके अंदर कितने हैं, 1 2 3, हर सेल में एक न्यूक्लियाई। जो सेंट्रल वाला सेल है उसमें 2 न्यूक्लियाई हैं, तो 5 न्यूक्लियाई, 6 7 8, तो 8 न्यूक्लियाई हो गए। हमारे 7 सेल्स हैं, 8 न्यूक्लियाई हैं। इस स्टेज पे पॉलन ट्यूब जो है वो ओव्यूल के अंदर एंटर करती है, तो इसको हम 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई स्टेज बोलते हैं, जबकि फर्टिलाइजेशन के लिए पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंटर करेगी। ठीक है, अब पॉलन ट्यूब जब एंटर करती है तो उसका जो ट्यूब न्यूक्लियस है एंटर करने के बाद वो डीजेनरेट हो जाता है, और जो जनरेटिव न्यूक्लियस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। वो हम उसमें डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि अभी आपको वो 9th में पढ़ना है। बस आप ये समझिए कि फिर वो जो मेल न्यूक्लिया है ये जो सेंट्रल एग सेल है इसके साथ फ्यूज़ कर जाता है और क्या बना लेता है, जाइगोट बना लेता है। और ये जो दोनों हैं ये क्या है, सिनर्जिड्स हैं। इन दोनों सेल्स को हम बोलते हैं सिनर्जिड, से डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और जाइगोट को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। ये जो यहाँ पे 3 सेल्स हैं, ये जो 1 2 3 हमने जो मार्क किए थे इनको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, और जो सेंट्रल वाला है ये सेंट्रल सेल कहलाता है। तो ये 7 सेल होते हैं और 8 न्यूक्लियाई होते हैं इसमें। अब देखिए जो पॉलन ट्यूब एंटर करती है तो पॉलन जो मेल न्यूक्लियस है वो सेंटर वाले सेल के साथ कंबाइन करके क्या बना लेता है, जाइगोट बनाता है। तो यहाँ पे फ्यूजन होता है। एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस हियर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि आपकी बुक में क्या दे रखा है। देखिए बुक में दे रखा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स, ये सेंटर वाला मार्क किया ना इन्होंने, एग, इसको मैं रेड कलर से करूँ, ये सेंटर वाला इन्होंने मार्क किया है, ये जो एग सेल है मेल न्यूक्लियस उसके साथ जाके कंबाइन करता है। ये पूरा एम्ब्रियो सैक है, ओव्यूल के अंदर ये सब चीज़ें हैं, ये फ्यूज़ करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब आपकी थ्योरी देख लेते हैं। pollen grains falls on the stigma of a flower. It absorbs water and minerals from the stigma and grows into a thin pollen tube. मतलब स्टिग्मा उसको नरिशमेंट भी प्रोवाइड करिए, कुछ एंजाइम्स रिलीज करती है स्टिग्मा, जिसकी वजह से पॉलन ट्यूब की एक तो ग्रोथ फैसिलिटेट होती है, दूसरा पॉलन ट्यूब भी कुछ एंजाइम्स रिलीज करती है जिसकी वजह से वो स्टिग्मा के जो टिश्यू है उसको पेनिट्रेट करता हुआ जाता है। स्टिग्मा के बाद स्टाइल में जाएगा ना तो उस टिश्यू को पेनिट्रेट करता हुआ जाता है। The pollen grain carries the male reproductive cells, male reproductive nuclei को carry करता है। Tube moves downwards, penetrates the stigma and passes through the style. It enters the ovule through the ovary. The male reproductive cells move down to the ovule through the pollen tube. The tip of the pollen tube bursts open and releases the male reproductive cells or the male gametes को release करते हैं in fact, and they fuse with the female reproductive cells, that is the egg nuclei present in the nucleus, and the cell after fusion is called a zygote. तो ये हो गई प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है,
अब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी होपफुली। ये डायग्राम आपको एग्जाम में दे सकते हैं और इस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं बहुत सारे, और डायग्राम बनाने को भी आ सकते हैं। दोनों तरीके से आप इसके लिए तैयार रहिएगा। अब इसके बाद, अब फर्टिलाइजेशन हो गया, देखो पॉलन ग्रेन जो होता है वो मेल गैमेट होता है, ओव्यूल जो है वो फीमेल गैमेट है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब फॉर्मेशन ऑफ सीड्स, अब फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसमें फ्लावर के पार्ट्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं ये आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ये भी आता है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस जिसको हम कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद कौन सा पार्ट किस चीज़ में कन्वर्ट होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ओवरी डेवलप्स टू फॉर्म द फ्रूट। फ्रूट किससे बनता है, ओवरी से। ओव्यूल किस में कन्वर्ट होता है, सीड में। ये ध्यान रखिएगा, दैट ओवरी डेवलप्स टू फॉर्म द फ्रूट एंड ओव्यूल डेवलप्स टू फॉर्म द सीड। फ्रूट क्या है, इट इज़ अ राइपेंड ओवरी। बाकी जो पार्ट्स होते हैं जैसे स्टेमन्स, स्टाइल एंड स्टिग्मा, दे ड्राई विदर ऑफ एंड दे फॉल ऑफ। उनका कोई काम नहीं होता है, तो दे सिंपली दे आर शेड ऑफ। यहाँ पे आपको दे रखा है, अ फ्रूट इज अ राइपेंड ओवरी। फ्रूट क्या है, राइपेंड ओवरी है। वॉल ऑफ ओवरीज लाइक पपाया, ये ड्राई होती है या फ्लैशी हो सकती है। जो वॉल होती है, जो पेरिकार्प है, ओवरी की वॉल को हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। पेरिकार्प में कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट की, ओवरी की वॉल जो है दैट फॉर्म्स पेरिकार्प। तो वॉल ऑफ ओवरी, ठीक है। तो इट मे बी फ्लैशी लाइक पपाया एंड टोमेटो और मे बी ड्राई लाइक पी एंड ग्राम। सो अ फ्रूट मे बी फ्लैशी और ड्राई। साइंटिफिकली जो हम ये वेजिटेबल्स खा रहे हैं, टोमेटो, पी, पम्पकिन, ब्रिंजल, ये सारी क्या हैं, फ्रूट्स हैं, क्योंकि ये क्या है, राइपेंड ओवरी है। तो राइपेंड ओवरी को हम एक्चुअली फ्रूट बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा कि राइपेंड ओवरी जो है हमारी वो फ्रूट कहलाती है। हम एक्चुअली फ्रूट्स किसी और चीज़ को बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, है ना। हम एप्पल को फ्रूट बोलते हैं, टोमेटो को वेजिटेबल बोलते हैं, जबकि एक्चुअली देखा जाए तो टोमेटो, पी, पम्पकिन, ब्रिंजल ये सब सारे फ्रूट्स हैं। और जो बाकी पार्ट से डेवलप हो रहे हैं जैसे कि रूट, स्टेम और लीफ से जो डेवलप हो रहे हैं, विच इज़ ईटन रॉ और कुक्ड, उनको हम वेजिटेबल बोलते हैं। जैसे कि रेडिश हो गई, कैरेट हो गई, वो वेजिटेबल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन फ्लैशी और ड्राई फ्रूट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि फ्लैशी फ्रूट्स क्या होते हैं, ड्राई फ्रूट्स क्या होते हैं। फ्लैशी फ्रूट्स वो होते हैं जहाँ पे कि पेरिकार्प जो है वो सॉफ्ट एंड फ्लैशी है, जैसे कि टोमेटो हो गया, ग्रेप्स हो गए, मतलब हम पूरे को खा सकते हैं, ठीक है। पपाया, पपाया के तो हम पील निकाल देते हैं। ये सारे फ्लैशी फ्रूट्स हैं। ड्राई फ्रूट्स क्या होते हैं, ड्राई फ्रूट्स वो होते हैं जिसमें कि पेरिकार्प जो होता है वो हार्ड होती है, ड्राई होती है, इनको हम ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं। जैसे कि वॉलनट हो गया, आलमंड, पी, ग्राम, इन सब के हम जो छिलके हैं उनको नहीं खाते हैं। मैंगो और चेरी में एपिकार्प एंड मीजोकार्प फ्लैशी होते हैं, लेकिन एंडोकार्प हार्ड होता है। एंडोकार्प क्या होता है, उसका जो सीड होता है दैट इज द एंडोकार्प। सम फ्रूट्स डू नॉट डेवलप फ्रॉम दी ओवरी, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है आपके, थोड़ा थोड़ा दे रखा है, लेकिन किसी और फ्लावर के पार्ट से डेवलप होते हैं तो उनको हम फॉल्स फ्रूट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल एप्पल एंड पियर, क्योंकि ये थैलेमस के थ्रू डेवलप होते हैं, ठीक है। ओवरी से जो डेवलप नहीं होते उनको फॉल्स फ्रूट्स बोलते हैं। फंक्शंस क्या हैं फ्रूट्स के, फ्रूट क्यों है, आपके खाने के लिए बनाया भगवान ने, आप खा सकते हैं, लेकिन प्लांट के लिए उसका क्या यूज़ है। तो प्लांट के लिए क्या यूज़ है कि फ्रूट वो स्ट्रक्चर है जो कि डिस्पर्जल ऑफ सीड्स में हेल्प करता है, क्योंकि एनिमल्स, बर्ड्स फ्रूट्स को खाती हैं और फिर जब वो ड्रॉपिंग्स उनकी होती हैं उसमें सीड्स रह जाते हैं एंड इट हेल्प्स इन डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द सीड्स फ्रॉम अनफेवरेबल वेदर कंडीशंस। फ्रूट के अंदर सीड जो है वो वेल प्रोटेक्टेड रहते हैं। ये पपाया देखो आपको दिख रहा है। वाई इज टोमेटो टोमेटो बट पोटैटो वेजिटेबल, ये हमने डिस्कस कर लिया है पहले ही। सीड एक्चुअली क्या है, इट इज़ अ मैच्योर ओव्यूल, इट कंटेन्स अ बेबी प्लांट। जो उस बेबी प्लांट को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो, ठीक है। ये कैसे डेवलप होता है, कितनी तरह के सीड्स होते हैं, क्या डेवलपमेंट होता है, ये सब आप 9th क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में। 9th क्लास में काफ़ी डिटेल में है ये, तो आप ये मैं जो कह रही हूँ अभी ये जो पढ़ रहे हैं ये भी ध्यान रखिए, और 9th क्लास में आप फिर फर्दर डिटेल्स में जाएंगे। डिस्पर्जल ऑफ सीड्स क्या है, अब सीड्स बन गया, सब कुछ हो गया, अब प्लांट्स के लिए उसका क्या यूज़ है कि वो डिस्पर्स हो, अलग अलग जगह पे स्प्रेड हो और वहाँ पे उन नए प्लांट्स को वो ग्रो करें, सीड्स के थ्रू न्यू प्लांट्स ग्रो हो, है ना, दैट इज़ द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो
if all seeds fall under the same plant and start growing into new plants, a large number of plants grow in a small space. ये कह रहे हैं कि अगर एक पेड़ का, एक पौधे के जो सारे सीड्स हैं उसके आसपास ही गिर गए तो सारे सीड्स वहीं गिर जाएंगे और वहीं पे ग्रो करने लग जाएंगे, तो वहाँ पे तो उनको ना प्रॉपर स्पेस है उनके पास, ना वहाँ पे उनको नरिशमेंट मिलेगा, सनलाइट भी नहीं मिलेगी, तो दे विल कम्पीट विद ईच अदर फॉर फूड, लाइट, स्पेस, तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे. सो दैट मीन्स it is recommended, naturally it is recommended that those seeds should be spread over a large area so that they can grow in a healthy manner. They have enough sunlight, air, minerals, water, whatever is the requirement. तो अगर छोटे स्पेस में करेंगे तो सब कुछ लिमिटेड होगा, तो दे वुड बी ओवर क्राउडेड एंड दे वुड डाई. सो टू अवॉइड दिस द सीड्स आर स्प्रेड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट. अब इस जो स्कैटरिंग होती है, स्कैटरिंग ऑफ सीड्स ओवर अ लार्ज एरिया अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. अब डिस्पर्सल के एजेंट्स कौन से हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो कि डिस्पर्सल ऑफ सीड्स में हेल्प करती हैं? विंड, वाटर, एनिमल्स, ये सब डिस्पर्सल ऑफ सीड्स में हेल्प करते हैं. हवा से उड़ के स्प्रेड होते हैं, वाटर के थ्रू स्प्रेड होते हैं, एनिमल्स, बर्ड्स उनको खाते हैं, वो भी उनकी ड्रॉपिंग्स में फिर सीड्स का डिस्पर्सल होता है. और सीड्स जब उनको सफिशिएंट एयर, वाटर, ह्यूमिडिटी, सूटेबल टेम्परेचर मिलता है तो वो एक नए प्लांट में जर्मिनेट होते हैं. दैट इज नोन एज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स. तो आपके इस चैप्टर में इतना ही दे रखा है, इससे ज़्यादा डिटेल नहीं है आपके चैप्टर में. ये जर्मिनेशन ऑफ सीड का डायग्राम है, मेरे ख्याल से ये आपको कॉपी में बनवाएंगे नोटबुक में, तो बना लीजिएगा. सो दिस फिनिशेस विद योर चैप्टर. छोटा चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है आपको, लेकिन 9th में यही जाके काफ़ी डिटेल में हो जाता है. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये 9th स्टैंडर्ड के लिए. ये पूरी प्रोसेस जो है ना 3-4 चैप्टर्स में कवर हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके. Exercise. Which of the following is formed by the fusion of male and female reproductive cells? Male और female reproductive cells से क्या बनता है? Male और female reproductive cells के fusion से बनता है zygote. तो ओवरी एंड ओव्यूल फॉर्म. ओवरी क्या बनाती है? फ्रूट. एंड ओव्यूल क्या बनाता है? सीड. तो ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है, फ्रूट एंड सीड रिस्पेक्टिवली, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. अ फ्रूट इज अ डैश ओवरी, अ फ्रूट इज अ ripened ovary. Simple. Next. State whether the following statements are true or false. Rewrite the false statements correctly. The male reproductive cells enter the ovary through the pollen tube. This is from my point of view it is false. They do not, देखो English समझो, they enter the ovary through the pollen tube नहीं, the male reproductive cells enter the ovary via the pollen tube. through pollen tube नहीं, through किसके? माइक्रोपाइल, जो छोटा सा होल है ना उसके थ्रू एंटर करती हैं, तो थ्रू माइक्रोपाइल. नेक्स्ट इज अ सीड इज अ मैच्योर ओव्यूल. ये तो बात सही है. विंड, वाटर एंड एनिमल्स हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. ये भी ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. फर्स्ट वाला ही बस फॉल्स था, उसमें माइक्रोपाइल आएगा. पॉलन ट्यूब, हालांकि आपकी बुक में ना कहीं माइक्रोपाइल मेंशन नहीं किया है, मैंने आपको पढ़ाते समय ही बताया है. तो पॉलन ट्यूब के थ्रू नहीं, माइक्रोपाइल के थ्रू पॉलन ट्यूब एंटर करती है. सो वी फिनिश विद द चैप्टर हियर. इसके बाद आपका कॉन्सेप्ट मैप है रिवीजन के लिए एंड एक्सरसाइज. कॉन्सेप्ट मैप पर मैं हमेशा आपको एक बार दिखा देती हूँ ताकि आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए. रिवीजन के लिए हेल्प करता है. कॉन्सेप्ट मैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चैप्टर का रिवीजन के लिए, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना ज़रूरी होता है. ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट मैप हो गया. अब बस चैप्टर एंड एक्सरसाइज बची, वी विल फिनिश इट इन द नेक्स्ट lecture. So take care, study well.